पूरी दुनिया में तकरीबन 55 मिलियन के करीब लोग हैं जिनके बारे में जो अल्जाइमर की सोसाइटी ने डिक्लेयर किया है कि वो वर्ल्ड वाइड में उनको डिमेंशिया है, और उसके अंदर नियरली 10 मिलियन न्यू केसेस हैं जो कि कहा जाता है कि हर साल उसमें एवरी ईयर इजाफा हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डिमेंशिया कैन ऑल्सो अफेक्ट इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 65, यानी ये लाजमी नहीं है कि ये एक नेचुरल एजिंग ही प्रोसेस हो, ये लाजमी नहीं है कि ये ढलती उम्र की वजह से ही हो, इट कुड बी एनीथिंग, और यंग ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया भी हो सकता है। वर्ल्ड अल्जाइमर जो रिपोर्ट है 2019 की, उसने कहा है कि 62% ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रॉन्गली बिलीव दैट डिमेंशिया इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। अगर बहसियत है ये जो सेमिनार्स हैं और ये जितने CMEs हैं, अगर ये बेसिकली ये सेंसिटाइजेशन है दैट एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल वी शुड नो व्हाट इज़ एक्चुअली डिमेंशिया, हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू डायग्नोज इट एंड हाउ टू मैनेज इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स एज इन द diagnosis process as well as in the management process, we all come across that different type of medication, different type of management, different type of things we are using in term of in our routine clinical practice, and this is not even documented, this is not even proven. So this is very important कि उसकी तशखीस जो है या उसको भी प्रॉपरली हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर भी उसकी प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं है कि उसको आया ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है क्या है। इसके साथ साथ डिमेंशिया इज़ द 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, एंड 50% ऑफ द कॉज ऑफ डिमेंशिया रिलेटेड टू इनफॉर्मल केयर, यानी एक तो उसकी फॉर्मल केयर है जो मेडिकेशंस के हवाले से दीगर चीज़ें के, लेकिन जो उसकी बाय द पैसेज ऑफ टाइम और डिजीज़ की प्रोग्रेशन के नतीजे में उसकी जो इनफॉर्मल कॉस्ट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और ये वो तमाम कलेक्टिवली ये चैलेंजेस हैं जो कि पेशेंट्स और पेशेंट के साथ साथ पूरी फैमिली और इवन फिर जब एजिंग प्रोसेस, तो हम ये एक तरफ कह सकते हैं कि इसके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिससे एक पेशेंट और उसकी फैमिली एक तरह से फेसिंग करती है। इन लोअर मिडिल इनकम कंट्री जो है उसमें 90% ऑफ द केयर ऑफ दोज लिविंग विद डिमेंशिया ऑकर्स इन द होम, क्योंकि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द कॉस्ट। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो हम ये देखा जाए कि पाकिस्तान बहरहाल एक जवानों का मुल्क है, यहाँ नौजवानों की तादाद और यंग एज लोग ज़्यादा हैं, लेकिन एक जो बिल्कुल रिसेंट जो वर्ल्ड बैंक के जो इंडिकेटर्स है उसने बताया तकरीबन 1 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो 65 एंड अबव उसकी उम्र है ऑन एवरेज। और ये पाकिस्तान के अंदर भी एजिंग प्रोसेस बहरहाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी चूँकि हमारे पास ट्रू यानी नंबर्स इस वजह से नहीं है कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो इस तरह का है कि उनको याददाश्त का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हमारे प्यारों में से किसी को अगर याददाश्त का प्रॉब्लम हो तो बुजुर्गी का हिस्सा है, असल में प्रॉब्लम तो दीगर होते हैं जिसकी वजह से वो फिर डॉक्टर उस वक्त तक डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाए। जो हमारा एक फैमिली सिस्टम स्टिल तमाम चीज़ों की इरोजन के बावजूद अभी भी फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है, इस वजह से ट्रू जो पेशेंट है वो प्रॉपरली लैंड ही नहीं करता जहाँ उसको लैंड करना चाहिए। तो इफ़ेक्ट ऑफ डिमेंशिया क्या है? ये जस्ट इट्स नॉट अ डिजीज़, ये तो एक कॉम्बो है, ये एक पूरा एक समझ लें कि इसमें सिर्फ मरीज़ नहीं बल्कि इवेंचुअली पूरा ख़ानदान ही कम व बेश अगर आप अपने केयर यानी अपने प्यारे को केयर करना चाहते हैं तो इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। और डिमेंशिया इफेक्ट नॉट ओनली पेशेंट विद डिमेंशिया बट ऑल्सो द इनफॉर्मल द प्राइमरी केयर गिवर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसके नतीजे में अगर शुरू ही डिजीज़ के बारे में ये पता चल जाए तो उसकी चीज़ों को मैनेज करने में और चीज़ों को आगे करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब इसमें कौन कौन यानी इफ़ेक्ट होता है सिर्फ, तो इसमें स्पाउस है, उसका इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, पीयर्स हैं, वर्क प्लेस कुलीग्स हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है, हुकूमत है और माशरा इवन। तो ये उसके नतीजे में ये चंद 8-10 चैलेंजेस हैं जो कि कंपाइल किए हैं कि भाई वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसके नतीजे में एक ये जो डिमेंशिया का या यादाश्त के हवाले से मरीज जो है। नंबर 1 स्टिग्मा और लैक ऑफ अवेयरनेस, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। इसके अलावा कल्चरल बिलीव्स एंड फैमिली सिस्टम, ये भी एक हमारा, और लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड केयर। इसके अलावा केयर गिवर का जो स्ट्रेस और बर्डन है, और लैक ऑफ लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, चीज़ें मतलब डिटीरेट होती हैं, तो अगर कोई अच्छी फैमिली का है या फाइनेंशियली है तो एक नया मसाइल जन्म लेते हैं, और ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क भी पाकिस्तान में ऐसा अभी कोई उस तरह से फिल वक्त नहीं। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर केयर गिवर्स, ये बहुत बड़ा मसला है, और ट्रेडिशनल केयर प्रैक्टिसेस, और इसके अलावा रूरल अर्बन डिस्पैरिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टिग्मा लैग ऑफ अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये ओवरऑल वैसे तो तमाम ही न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को ये किसी न किसी लेवल पर इसका साबका है। यानी अगर आप एपिलेप्सी की बात करें तो वो एक अलग स्टिग्मा के साथ है, फिर फालिज हो जाए, फालिज के बाद के मामलात में उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तोहमात और मुख्तलिफ। इसी तरह ये यादाश्त की जो बीमारी है, इसके अंदर भी एक के यानी पहली बात तो ये है कि जो बुज़ुर्ग हो जाएं, जिस तरह कहा गया कि वही वो यादाश्त का मसला, तो उसको तो ज़्यादा बीमारी समझा ही नहीं जाता, ये तो भाई उम्र का हिस्सा है। तो वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है तो दीगर मसाइल जन्म लेते हैं, तो फिर मसला बन जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स पर पेशेंट अपने मॉलेज के पास लैंड ही नहीं करता। दूसरी बात, लैक ऑफ अवेयरनेस कैन रिजल्ट इन डिलेड डायग्नोसिस एंड इनएप्रोप्रिएट केयर। उसके नतीजे में उसकी केयर ही प्रॉपर नहीं हो पाती, जो चीज़ उसको इनिशियली एड्रेस कर लेना चाहिए वो नहीं हो पाता। दूसरा, कल्चर ब्रीफ एंड फैमिली सिस्टम। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है उसके अंदर यानी बुज़ुर्ग के हवाले से चीज़ें हम सब उसमें यादाश्त को, वैसे भी जो 60 का लफ्ज़ है उसको जो हम उर्दू में एक इनकॉर्पोरेट कहते हैं, सटिया जाना, तो वैसे ही उसको कहते हैं ये तो भाई थोड़ा सा इतने तो हिल ही गए होंगे। तो लेकिन वो हिलना नहीं होता, वो चीज़ें और चीज़ें स्टार्ट हो चुकी होती हैं और वो प्रॉपर्ली फिर एड्रेस नहीं होती। तो कल्चरल ब्रीफ एंड स्टिग्मा सराउंडिंग मेंटल हेल्थ कैन कंट्रीब्यूट टू द चैलेंजेस ऑफ डिमेंशिया केयर इन पाकिस्तान। और फैमिलीज में हाइड द डायग्नोसिस, या फिर वो कहते हैं टू द जजमेंट ऑफ शेम और लीडिंग टू आइसोलेशन ऑफ फॉर बोथ द पर्सन और डिमेंशिया या केयर गिवर। उसके हवाले से वो प्रॉपरली सही अपना स्टार्ट टाइमली डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते। लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो आखिर में भी मैंने स्लाइड में कहा कि रूरल और अर्बन जो डिस्पैरिटी, उसकी वजह से प्रॉपरली वो लैंड ही नहीं कर पाती। पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर अर्बनाइजेशन के गिर्द होता है, उसमें प्रॉपरली चीज़ें जो मेजॉरिटी आबादी जहाँ रहती है वहाँ पर एड्रेस ही नहीं होता। और फिर उसके बाद जो माशी मसाइल हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, वो अपनी जगह है कि उसके नज़रिए में यानी जो बुनियादी बीमारियाँ हैं, जो कॉमन प्राइमरी हेल्थ है, उसमें प्रॉपरली पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का बहुत इशू है CHI के केस में। और लिमिटेड एक्सेस टू स्पेशल, फिर जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ केयर प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो जो ये तो प्योर स्पेशलाइज केयर है, जो डिमेंशिया की केयर है वो प्योर स्पेशलिटी ओरिएंटेड है, जिसमें सिर्फ न्यूरोलॉजी नहीं है बल्कि और भी कई फील्ड इन्वॉल्व हो जाती हैं। केयर गिवर स्ट्रेस एंड बर्डन, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, लैक ऑफ लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो केयर गिवर है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग का कोई निज़ाम ही नहीं है। मरीज़ तो अपनी जगह जो यादाश्त की कमज़ोरी के बायस, मर्ज़ के बायस और चीज़ें बेड रिडन हो गया, जो असल प्रॉब्लम है वो है केयर गिवर। इसका एक हमारी पूरी सोसाइटी में इसका कोई अभी तक तो मैंने बहुत सर्च भी किया कि कुछ चीज़ मुझे मिले कि भाई मैं उसको पेश कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा गूगल पे सर्च करने पे भी और एक दो लोगों से पूछने पे भी नहीं मिल सका कि कोई प्रॉपर एक मैनुअल हो, कोई चीज़ हो जिसकी बुनियाद पर केयर गिवर को बताया जा सके ये चीज़ें आप करें। गो के ये चीज़ें वेस्ट में दीगर माशरों में तो है, लेकिन हमारे पास जो हमारे अपने लोकल लैंग्वेजेस में है या उर्दू में इवन अवेलेबल, उस तरह से फिल वक्त मुझे तो मैसर नहीं आया। ट्रेडिशनल केयर प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिलीज में रिलाई ऑन होम रेमेडीज और ट्रेडिशनल हीलर्स विच कैन डिले प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और इसके अलावा जो रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है, तो ये वो इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने कहा जो केयर गिवर का स्ट्रेस है या जो बर्डन है, वो ये है कि 30 to 40% ऑफ डिमेंशिया केयर गिवर एक्सपीरियंस डिप्रेशन। यानी वो एक यादाश्त के मरीज़ को इलाज करते करते वो ख़ुद भी डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं, और ऑफन एट अ इंक्रीज रिस्क ऑफ हेल्थ कंडीशन, इवन कार्डियोवैस्कुलर और दीगर चीज़ों के हवाले से उनके अंदर भी बीमारी का अंसर और बीमारी होने की वजह बहुत ज़्यादा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसको अगर दो हिस्सों में हम तकसीम कर लें तो जो केयर गिविंग है या पेशेंट है, उसमें क्या केयर गिविंग टास्क में क्या, एक है एक्टिविटी ऑफ
डेली लिविंग, उसके अंदर ये भी एक टास्क है, ये भी एक चैलेंजेस हैं। अब जिसको कैसे कराया जाए, उसकी बाथिंग है, उसकी ड्रेसिंग है, टॉयलेटिंग है, ईटिंग है, उसकी मोबिलिटी है, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ डेली, यानी उसकी जो शॉपिंग, मील प्रिपरेशन, मेडिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग, फाइनेंस, कम्युनिटी, इसके अंदर मसाइल हैं। यानी इवन हमारे पास बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, और बहुत सारे अस्पताल इवन प्राइवेट, जहाँ पर प्रॉपर पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, आप डिमेंशिया के तो मरीज़ को एक तरफ रख दें, यानी वो पेशेंट जो व्हील चेयर बाउंड है या अपना स्ट्रेचर बेस्ड हैं, उनकी भी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। यानी डंडा डोली करके बहुत सारे DHQ हॉस्पिटल में उस मरीज़ों को ले जाया जाता है। मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब मुल्क का जो 70-80% है वो तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट सूरत हाल पेश करता है। इसके अलावा जो मैनेजिंग बिहेवियर्स हैं, ख़ास तौर पे स्लीप, सन डॉनिंग, और इसके अलावा वेंडरिंग, पैरानोया, रिपीटेटिवनेस, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एग्रेसिव, डिप्रेशन, एपैथी, ये खुद एक केयर गिविंग का एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसको ये एक प्रॉपर, जिसमें मैंने कहा केयर गिवर के एक प्रॉपर ट्रेनिंग, उसकी चीज़ों को मैनेज, और उसके हाउ टू मैनेज द पेशेंट, और उसकी पिक्चर जो ओवरऑल डेवलप होती है, उसमें ये सब चैलेंजेस हैं, जो टास्क हैं जो करने होते हैं। इसके अलावा बर्डन ऑफ द स्ट्रेस में जो केयर गिवर बर्डन रिलेटेड टू बिहेवियर एंड केयर डिपेंडेंसी एंड पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ प्रीडोमिनेंट रीज़न फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। और इसके अलावा केयर गिवर्स हेल्थ डिक्लाइन कोरिलेट स्ट्रांगली विद रेट्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेन। ये वो एजुकेशन टाइप है जिसको करके हम कुछ चीज़ें पेशेंट के, ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, इसको एड्रेस कर सकते हैं। ये यूनिक, यानी एक आइसोलेशन में नहीं होगा, एक तो इन पर्सन ग्रुप एजुकेशन के हवाले से, इसके अलावा इंडिविजुअल और फैमिली एजुकेशन के अलावा, और आप जो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, दीगर चीज़ें, और इसके अलावा रीडिंग में, ये तमाम चीज़ें करके हम कोई एक आगाही और उस चैलेंजेस को किसी हद तक नबरदज़मा हो सकते हैं। और उसके नतीजे में जो बेनिफिट टू केयर गिवर है, उसको बेसिक नॉलेज, डिमेंशिया नॉलेज, कम्युनिकेशन टेक्निक, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर सिस्टम, व्हेन एंड हु टू कॉन्टैक्ट फॉर मेडिकल कंसर्न, community resources, financial resources, care options, self-care techniques, socialization, building a network of support, or keeping loved one in the environment of their choosing. तो ये एक ओवरऑल एक जिसे कहते हैं कोहेसिवनेस है, कि एक टीम एफर्ट, जिसके अंदर सिर्फ एक अगर ओल्डर पर्सन है, एक यानी डिमेंशिया का पेशेंट है, तो वो सिर्फ सिंगली ना न्यूरोलॉजिस्ट से हल हो सकता है, ना सिर्फ साइकेट्रिस्ट से हल हो सकता है। उसके लिए तो नर्सिंग, सोशल वर्क, मेडिसिन, डेंटल मेडिसिन, फिजिकल थेरेपी, फार्मेसी, और उसके लिए पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी केयर, कम्युनिटी सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट केयर, ये पूरा एक कोहेसिवनेस है। और ये मॉडल बहरहाल पाकिस्तान में फ़िलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करता, और इसके लिए हमें बहरहाल एज ए ये जो सेमिनार्स हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके नतीजे में कोई ना कोई एक कंसोशियम, ये कोई ना कोई चीज़ अपने पेशेंट्स के लिए करना होगी, जिसकी बुनियाद पे इन चैलेंजेस को और इन पेशेंट को जो हमारी सोसाइटी में हमारे दाएं बाएं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई मरीज़ की बात कर रहे हैं, ये सब ज़मीन में ऐसे मरीज़ मिलते हैं जो बेचारे जिस हालत में होते हैं, वो जो इन मरीज़ों से इंटरेक्ट करता है, उनको सिचुएशन का काफ़ी हद तक पता भी है। इन समरी, जो फिज़िकल यानी जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द केयर गिवर, फिज़िकल क्या है, फटीग, pain from physical demand, disruption of sleep patterns, increases of cardiovascular and other medical problem. और psychosocial और emotional में क्या है, increases of depression, anxiety and guilt. और social क्या है, isolation and loneliness. और financial unemployment, cost of the specialized income. इसके अलावा medical, psychosocial और educational अलग मसाइल हैं। तो हेल्थ केयर चैलेंजेस में फिजिशियन अवेयरनेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी, स्क्रीनिंग टूल, डायग्नोस्टिक टूल, रिसर्च नॉट कंसिडर अ पब्लिक हेल्थ, यानी डिमेंशिया जो है इसको पब्लिक हेल्थ का मैटर ही नहीं है ये इस वक्त, नॉट प्रायोरिटी एट एनी लेवल, और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अद्वियात जो हैं वो अच्छी खासी महंगी है, उसके टेस्ट उससे ज़्यादा महंगे। तो इसको अगर हम एड्रेस करने के 5 पॉइंट हैं, तो नंबर 1 अवेयरनेस को रेस किया जाए, नंबर 2 ट्रेनिंग को डेवलप किया जाए हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, इसके अलावा इंप्रूविंग एक्सेस किया जाए, जिसके अंदर डिमेंशिया डायग्नोसिस केयर गिवर खार उनको रूरल और अर्बन के हवाले से और लोकल लैंग्वेज में उनको ट्रेन किया जाए, सपोर्टिंग केयर गिवर्स के हवाले से प्रोग्राम हो, और कल्चरल सेंसिटिविटी के हवाले से एड्रेस हो। In conclusion, dementia is on rise due to increased life expectancy in Pakistan. Develop national awareness campaign of dementia
Number two, strong communication strategy is required from expert, religious and community leaders. Training program for doctors to improve approach and care of dementia as well as caregiver training program, क्योंकि हम सारा फोकस है टूवर्ड्स दी डॉक्टर्स, गो के इसकी भी शदीद ज़रूरत है, लेकिन केयर गिवर के हवाले से बहरहाल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की शदीद ज़रूरत है. और लास्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेटिव सोल्यूशन फॉर द पेशेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रीटमेंट है बहरहाल जो अवेलेबल है उसमें दवाएं उसकी अच्छी खासी कॉस्ट है. थैंक यू वेरी मच.